केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर नंबर 8 जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स से क्या मुराद है? काइनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी मोशन और उसके कॉजेस, किसी भी चीज की मूवमेंट और उसकी मूवमेंट की वजूहात को पढ़ें तो वो काइनेटिक्स कहलाता है। केमिकल काइनेटिक्स से मुराद केमिकल रिएक्शन की मूवमेंट और उसकी मूवमेंट की वजूहात। प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो आपके सामने है बेटा, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट, किस स्पीड से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कितनी स्पीड है उसकी, और कितनी स्पीड मतलब कितने स्पीड से वो हो रहा है और कितना हो रहा है, ये सारी चीजें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में आ जाती है। दूसरी चीज क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो भी केमिकल, पहली बात तो क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी होता है केमिकल काइनेटिक्स में। अब इस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कौन ऑल्टर करता है, कौन एडजस्ट करता है, इसे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, द मैकेनिज्म थ्रू विच रिएक्शन प्रोसीड्स। कोई रिएक्शन किस रास्ते पर होता है, किस तरह से होता है, वो उसका मैकेनिज्म कहलाता है। और आखिरी में आ जाते हैं दी ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ अ रिएक्शन। कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा होने के लिए अब मैं जरा एक आध फैक्टर्स को समझाता हूं एग्जांपल से। देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है सिंपली स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है, कितना हल्के से हो रहा है, ये केमिकल काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है और हम खुद इसे ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे कहीं आग लगी है, पेट्रोल डाल दो आग भड़केगी, पानी डाल दो आग बुझेगी। समझ गए? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन यही चीज होती है। फिर आ जाओ मैकेनिज्म थ्रू विच रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी कोई रिएक्शन किस तरीके से होता है। जैसे आप एक खाना बनाते हो। अब खाना बना, मिसाल के तौर पे खाना बनाते वक्त, कोई भी डिश बनाते वक्त कुछ फेजेस होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे मैंने कुछ एक आध रेसिपीज पढ़ी हैं तो उसमें होता है ना कि वो प्याज का कलर ब्राउन होने तक उसे, वो क्या मम्मी बोलती हैं अक्सर मेरी, कभी अगर वो किचन में काम कर रही हो, हम भटकते हुए किचन पहुंच जाएं और अचानक से कोई फोन वून आ जाए, जो उनका अक्सर आता रहता है, मतलब पूरा दिन भर उनका काम फोन पे बातें ही कर रहे हैं इधर से उधर, तो अगर कोई फोन वून आ जाए तो अब वो प्याज व्याज तेल में फ्राई कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वो जरा चम्मच चलाओ मैं आ रही हूँ, गोल्डन ब्राउन। हाँ वो गोल्डन ब्राउन कलर करो और फिर मैं आ रही हूँ। अब वो एक फेज है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसको हीट करना है और कॉन्स्टेंटली स्टिर करना है, तो वो गोल्डन ब्राउन हो जाती है। जो भी कलर अम्मा को चाहिए वो खुद कर लेती हैं एडजस्ट। तो वो एक मैकेनिज्म होता है खाना बनने का। अगर मतलब प्याज बहुत ज्यादा काली हो जाती है तो अम्मा ने ये चीज सिखाई कि बेटा जो खाना या सालन जो भी चीज बना रहे हैं वो, उसका कलर बहुत डार्क हो जाता है, उसमें टेस्ट नहीं रहता। एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना, कलर से समझ गया ये चीज। अब ऑप्टिमम कंडीशन से मुराद, इसको भी एक मिसाल के तौर पे मैं एक कमरे में बहुत सारा कोयला रख दूं। अब कमरे में कोयला मैंने बहुत सारा रखा, साथ में ऑक्सीजन तो वहां मौजूद ही है। बताओ कितनी देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? जल्दी से, कितनी देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? तुक्का लगा दो, कोई मसला नहीं है। सही जवाब किसी को भी नहीं फौरन पता बन होता। जाएगी। कितना? फौरन बन जाएगी, फौरन में स्टार्ट हो जाएगा। फौरन? फौरन बन जाएगी सर। फौरन? दो तीन लोगों ने कहा फौरन, सुमैया, बुशरा और शायद शायद समरा ने। तो कोई और
कुछ और तुक्का लगाना चाहे फौरन के अलावा, 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर, आधा 1 घंटा वाला कोई हो, कोई है? 10-15 सेकंड्स लगेंगे। तो तुम भी फौरन वाली कैटेगरी में हुई ना, 10-15 सेकंड फौरन वाली कैटेगरी में आएगा ना। और अगर मैं कहूं कि ये रिएक्शन होगा ही नहीं तो? बेटा मैंने कहा कि एक कमरे में मैंने कोयला सर रखा क्योंकि है, हीट नहीं है ना। हीट नहीं, फ्लेम नहीं है। वही। कोयले को जलाने के लिए माचिस तो लगाओ, जब तक कोयला जलाओगे नहीं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी बेटा? तो फ्लेम क्या है? इस रिएक्शन का ऑप्टिमम कंडीशन है, बिना इसके रिएक्शन नहीं होगा। समझ गए? यस सर। जी अच्छा, सर। अब ये चीज तो समझ में आ गई। अगर किसी को गलती से 9 क्लास वाली फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद हो, तो सर उसमें भी हमने पढ़ा था लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सर उसमें भी हम यही पढ़ रहे थे कि केमिकल रिएक्शन कोई कैसे होता है और क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं केमिकल रिएक्शन की, क्या होता है। हम सर ये यही चीजें हम केमिकल उसमें पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच और फिर केमिकल काइनेटिक्स भी केमिस्ट्री की ब्रांच। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स में भी सर हम वही चीजें पढ़ रहे हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस और रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह। तो बेटा दरअसल केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री की मल्टीपल ब्रांचेस एक मेन ब्रांच के अंदर सम होती हैं और फिर वो एक मेन ब्रांच कहलाती है। समझ गए? तो केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, केमिकल काइनेटिक्स है और फिजिकल काइनेटिक्स है और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। मतलब इस पूरे आपने कोर्स में जो कुछ पढ़ा वो फिजिकल केमिस्ट्री है। आपने चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, सब क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है। तो इसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स भी फिजिकल केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है और फिर फिजिकल केमिस्ट्री ऑब्वियसली मेन केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री को भी इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब? यस सर। ठीक है बेटा, गुड हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगली बात को समझते हैं। अच्छा जी, अगली चीज क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ reactants consume। ये डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर 6 में भी समझाई होगी जब हम रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा, अभी तो सर आपने रेट की डेफिनेशन बताई थी, स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब यहां तो आप कुछ और ही मंतक बता रहे हैं। बेटा मैं तो अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट कंज्यूम, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने कहा स्पीड ऑफ रिएक्शन। देखो अगर रिएक्टेंट बहुत तेजी से खर्च हो रहा है तो प्रोडक्ट भी तो बहुत तेजी से बन रहा होगा। अब तेजी से अगर खर्च हो रहा है या तेजी से बन रहा है तो रिएक्शन तेजी से हो रहा है, और अगर रिएक्टेंट बहुत आहिस्तेगी से खर्च हो रहा है तो प्रोडक्ट भी आहिस्तेगी से बनेगा। और जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आहिस्तेगी से खर्च हो रहा है, प्रोडक्ट आहिस्तेगी से बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो कम होगा। क्या ख्याल है, बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। तो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या बनेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, मैं सिर्फ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं,
अब वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो, इससे हमें गर्ज नहीं है फिलहाल। टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। क्या हो गया? तो फॉर दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अब चाहे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही हो या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के जुमरे में बात हो रही हो, दोनों ही जुमरे अपनी अपनी जानिब सही हैं। मैं दोनों ही जुमरों को गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। अब टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, उस चेंज को लाने के लिए टाइम कितना लग रहा है। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं सिंबलाइज करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कैपिटल आर से रिप्लेस कर सकता हूं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को मैं dx से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और टाइम टेकन फॉर द चेंज इज dt। अच्छा सर, व्हाट इज dx एंड dt? बेटा dx या dt जो है ना, d, ये जो एक्सप्रेशन है, जब हम फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इस फॉर्मूले का, इस dx dt dy da d का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। व्हाट डज d मींस? d मींस वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। d मींस वेरी स्मॉल चेंज, बहुत ही स्लाइट सा चेंज। और इसका इस्तेमाल जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अगले साल आप लोग मैथ्स जो पढ़ेंगे वो कैलकुलस होगी, और वो इस स्मॉल चेंज के ऊपर ही बेस कर रही होगी, डी के ऊपर। अच्छा, ये डी जिसके साथ लगा होता है ना, चेंज उसमें हो रहा होता है। लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल डी ए, इसका मतलब ए में चेंज आ रहा है, कितना? बहुत थोड़ा सा। डी बी लिखा है, इसका मतलब बी में चेंज आ रहा है, कितना? बहुत थोड़ा सा। डी सी लिखा है, इसका मतलब सी में चेंज आ रहा है, कितना? बहुत थोड़ा सा। अच्छा सर, डी टी का मतलब क्या होगा? टाइम में, जब बेटा कॉन्सेंट्रेशन में बहुत थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो टाइम में भी तो बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा ना। समझ गई ये वाली बात? समझ में आई बेटा? यस सर। अच्छा, अब मैं इस जी सर। डी एक्स और डी टी को लिख देता हूं यहां पे। व्हाट इज डी एक्स? स्मॉल चेंज इन concentration of reactants और products, और dt के लिए हम लिख सकते हैं small change in time। समझ गए बेटा? इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? क्लियर सर। ठीक है बेटा। नो सर। जी बेटा, नो कंफ्यूजन के लिए था या नो कंफ्यूजन ना होने के लिए था? ना होने के लिए। ओके ओके। अच्छा, तो अ, ठीक है भाई, तो रेट कांस्टेंट की डेरिवेशन करते हैं। अच्छा, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर अ रिएक्शन, एक रैंडम रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं ताकि हम रेट एक्सप्रेशन जरा सही से बना सकें अपनी। तो रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, एक सब्सटेंस है ए, वो रिएक्ट कर रहा है सब्सटेंस बी से, और सब्सटेंस सी फॉर्म हो रहा है। सब्सटेंस ए रिएक्ट कर रहा है सब्सटेंस बी से, और सब्सटेंस सी हमारे पास फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए। अब शॉट लेके रख। अब अगर इस एक्सप्रेशन पर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं। सर जी बेटा।
सर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बाद यही स्टार्ट किया है। जी बेटा यही स्टार्ट किया। ओके सर। अच्छा, अगर मैं इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं, अच्छा मैं थोड़ा सा याद दिलाता चलूं आप लोगों को। लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया था, और लॉ ऑफ मास एक्शन ये कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर मैं वही लॉ यहां अप्लाई करूं तो इस रिएक्शन पर, जो कि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, चैप्टर 6 में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस पर अप्लाई कर रहे थे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये आ जाएगा। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाता हूं तो हमें पता है कि कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, ठीक है, कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं एक बात करूं आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन को इस चैप्टर में हम किस तरीके से बुलाते हैं, dx ओवर dt से, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो अगर मैं इस रेट को dx ओवर dt से रिप्लेस कर दूं तो बेटा कोई मसला तो नहीं है? क्या ख्याल है आप लोगों का? नो सर। नो सर। जी सर सही है। अच्छा, कांस्टेंट जो है वो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे के, ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारे पास फाइनल डेरिवेशन आ गई उस चीज की जो हम ड्राइव करना चाह रहे थे। रेट कांस्टेंट या रेट एक्सप्रेशन हम ड्राइव करना चाह रहे थे। अब यहां पर हम लिख भी देते हैं कि दिस इज द रेट एक्सप्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन है, एंड वेयर के इज, जबकि के यहां पर रेट एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सही है। चैप्टर नंबर 8 हमने शुरू किया पिछली क्लास में, और हम यहां तक इसके रेट एक्सप्रेशन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक बात और आती है हमारे सामने। वो बात क्या है बेटा? वो है स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट। अच्छा, व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? अब इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि रेट कांस्टेंट क्या चीज है। तो रेट कांस्टेंट हमारे पास ये के है, ठीक है ना। अब इसी के के अंदर कोई ना कोई तिगड़म होगा जिसके बाद वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बन जाएगा। तो अब हम वो तिगड़म सीखते हैं कि क्या चीज है और क्यों जरूरी है। कंसिडरेशन देखिएगा, व्हेन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हों, किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हों, उनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर यूनिटी है, इज यूनिटी, यूनिटी मींस वन, ठीक है, यूनिटी, अगर उनके कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वन है, तो फिर क्या होगा? तो जो आपका रेट कांस्टेंट होगा, सो द रेट कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। फिर रेट कांस्टेंट क्या कहलाएगा आपके पास? रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा। सही है। अच्छा, क्यों? मतलब असल में देखो, बात यह है कि हमने लॉ लगाकर एक एक्सप्रेशन ड्राइव करी, उस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी आ गया। अब देखो, इन चीजों की वैल्यू तो हमें रिएक्शन से पता चल जाएगी कि हमने कितना रिएक्टेंट मिलाया है, कितना चेंज हो रहा है, ये भी हम किसी ना किसी तरह इंस्ट्रूमेंट की मदद से नाप लेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो किसी ना किसी तरह कांस्टेंट की वैल्यू भी पता करनी थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं
कि रेट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है, dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दोनों 1 हैं तो dx अपॉन dt आपके पास k के बराबर हो जाता है। ठीक है, dx अपॉन dt आपके पास k के बराबर हो जाता है और ये हमारे पास स्पेसिफिक, अब ये कहलाएगा क्या, अब ये कहलाएगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर हम लिख लेते हैं हेयर, साइड में लिख देते हैं। यहां पे लिख लेते हैं हेयर। अब यहां पर आपके पास जो k है वो रेट कांस्टेंट नहीं कहलाएगा बल्कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हमने बहुत सारे रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट्स और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स मालूम किए हुए हैं। और क्यों मालूम किए हुए, ताकि आगे जब फर्दर एक्सपेरिमेंटेशंस हो तो हमें बार बार ये निकालने की जरूरत ना पड़े, हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आगे चलते चलें। ठीक है भाई, समझ गए? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब अब पढ़ते हैं रेट इक्वेशन, या फिर इसे हम कहते हैं रेट लॉ। अब इसकी तारीफ क्या है, एन एक्सपेरिमेंटली, यानी एक्सपेरिमेंट के जरिए आप अगर कोई चीज कर रहे हो, एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which relates the molar concentrations of reactants to the reaction rate is known as rate equation. देखो, रेट इक्वेशन एक तरह का फॉर्मूला होता है बेटा, और इस फॉर्मूला का काम होता है ये रिएक्टेंट्स की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं उसे रिएक्शन रेट से मतलब प्रोपोर्शनेट करता है, और उससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है हर रिएक्शन का। अब उस फॉर्मूला की मदद से हम उस फॉर्मूला में कॉन्सेंट्रेशंस पुट करके रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है PCl5, ये डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं यहां पर इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करूं, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये रहा PCl5, सही है। अब बाद में आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओगे, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन को आपने चेंज कर दिया dx ओवर dt में, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लगा दिया। अब आपके पास आ गया PCl5।
ठीक है। अब देखो, अगर मुझे क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद स्पीड ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पर मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में PCl5 को मैं डिकम्पोज कर रहा हूं, PCl3 और Cl2 बना रहा हूं। अब मैंने इसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 मोल पर लीटर की PCl5 ले लिया। रिएक्शन होगा, एक मान लेता हूं, सपोज कर रहा हूं कि रिएक्शन की स्पीड है, लेट्स से कन्वर्जन स्पीड है 2 मोल्स पर लीटर इनटू सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 2 मोल पर लीटर जो है PCl5 वो कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में। सही है, 2 मोल पर लीटर 1 सेकंड में। अच्छा, अब एट द सेम टाइम मैं अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 से बढ़ाकर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 20 कर दी। अब मैं इसी फॉर्मूला में पुट करके जब वैल्यू निकालूंगा ना, तो दैट वैल्यू ऑफ मतलब रेट विल ऑल्सो बी डबल्ड। रेट की वैल्यू डबल हो जाएगी। 20 किया मैंने, ये 4 हो जाएगा। 10 पर 2 था, 20 पर 4 हो जाएगा। तो रेट इक्वेशन एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को चेंज करते करते, मतलब चेंज अपनी मर्जी से एडजस्ट करते जाएं, और आप पर्टिकुलर एक रेट पता करते जाएं कि कितनी देर में ये रिएक्शन हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई बेटा? जी सर। यस सर। अच्छा, इसी तरीके से एक और Repeat कर दो एग्जांपल। सर। अच्छा बेटा, देखो मैं ये कह रहा हूं कि रेट इक्वेशन दरअसल एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसी मैथमेटिकल फॉर्म है जो हम किसी भी रिएक्शन की बनाते हैं बाय मींस ऑफ इट्स इक्वेशन। उसकी इक्वेशन की मदद से हमने एक फॉर्मूला बना लिया, जैसा मैंने यहां बनाया। ठीक है। अब मैं उस रिएक्शन में एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उस रिएक्टेंट की रखकर एक रेट मालूम कर लेता हूं। जैसे मैंने यहां एग्जांपल ली कि मैंने 10 इनिशियली रखा, 10 मोल पर लीटर। तो जब मुझे रेट मिला, तो रेट मुझे मिला फॉर एग्जांपल 2 मोल पर लीटर इनटू सेकंड, ये मुझे मिल गया। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया ना, वैसे ही इसका रेट भी बढ़ गया, मतलब इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, जब कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो अब मैं जो भी कॉन्सेंट्रेशन यहां पे पुट करूंगा इस इक्वेशन में, मुझे उस कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी पता चल जाएगी। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल और देख लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन दो गैसेस को मिक्स करता हूं, तो आई विल गेट 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसकी अगर मैं रेट एक्सप्रेशन निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास। सर डायरेक्टली प्लस के बाद प्रोपोर्शनल। O2 होगा सर, NO2 नहीं होगा। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। प्लस के बाद सिर्फ O2 होगा, क्योंकि 2N तो हो गया ना वहाँ से। हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, ये O2 है, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। सर पहले भी 2n क्यों होगा, सिर्फ 2n होगा। नहीं बेटा, इक्वेशन जब बैलेंस होने पर आएगी ना तो फिर वो यहाँ पे 2 लग जाएगा, इस वजह से यहाँ पे पहले ही 2 लगा दिया मैंने। ठीक है। ओके सर। अच्छा, रेट एक्सप्रेशन, और अब इसको मैंने चेंज किया dx ओवर dt में। तो अब आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आ गया k इज इक्वल टू एन ओ का स्क्वायर एंड O2, सिंपल। अब मैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पुट करता जाऊंगा और इस रिएक्शन की स्पीड क्या रहेगी ये पता करता जाऊंगा। सिंपल इनफ। ठीक है बेटा, क्लियर हो जी गई ये सर। वाली बात? ठीक है। जी सर।
अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सर इसके ऊपर वाली इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा ना? ओ हाँ, थैंक यू बेटे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब ये जो रेट कांस्टेंट है, इसकी कुछ खुसूसियात हैं जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज रिड्यूस नहीं हुई है, एज आई डोंट नो कि ये रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर ये रिड्यूस नहीं हुआ तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। लेट्स सी। अच्छा जी, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। वाह, बोलो सर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। अजीब बात कर रहे हैं आप, कोई नई बात बता दें। नहीं बेटा, नई बात है, शर्त है इसके कांस्टेंट रहने की। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू को तुम्हें कांस्टेंट रखना है ना, तो तुम्हें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है भाई, यहां पे मैं अगले पॉइंट में ये बात लिख दूं, इट्स वैल्यू वेरीज विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलोगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। अच्छा, इसकी जो भी वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसकी वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट की वैल्यूज के कॉन्सेंट्रेशन से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आई डॉट ई का मतलब दैट इज, यानी इसका मतलब अब बताने जा रहा हूं, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है इवन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants are altered। अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऑल्टर भी हो रही हो, ऑल्टर से मुराद चेंज भी कर रहे हो आप, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। इसकी वैल्यू चेंज कब हो सकती है? टेम्परेचर पे चेंज हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज नहीं हो सकती। इससे रिलेटेड ना ये थोड़ा घुमा फिरा कर एक आधा सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का जरा याद रखिएगा। अच्छा, आगे चल रहे हैं यहां से। अभी तक कोई सवाल तो नहीं बेटा किसी का? अगर कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो पूछ लीजिए। थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। बेटा लास्ट लाइन का मतलब सिर्फ इतना है, देखो बात जब हम कांस्टेंट की करते हैं ना, थोड़ा सा इसको ऐसे याद रखो कि अगर आप चैप्टर 6 से इसको रिलेट करो, आपके लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर 6 में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हम निकालते थे केसी की वैल्यू, तो केसी की वैल्यू आपने गौर किया हो, अगर जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की न्यूमेरिकल्स उठाकर देखो, उसमें उस इक्वेशन की जितनी भी मर्तबा केसी की वैल्यू दी है, एक ही दी है, कभी भी अलग नहीं दी है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते रहे हैं लेकिन केसी की वैल्यू वही रही है। चाहो तो अभी पास पेपर से उठा के देख लो। जी सर। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का रेट के कांस्टेंट पे असर नहीं है। कांस्टेंट कब आया है? देखो एक बात मेरी याद रखना कि ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, इनकी डिपेंडेंस होती है। जैसे कि अब अगर एक सब्सटेंस है ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, अब अगर इन दोनों के उससे एक कांस्टेंट आया है सी, तो ये सी की वैल्यू किसी पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड करेगी। अब ये पर्टिकुलर चीज चीजों के हिसाब से बदल सकती है। भाई कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं जैसे कैपिटल जी, कैपिटल आर, ये कभी नहीं बदलते। सही है,
ये कभी नहीं बदलते। अभी पिछले साल मैट्रिक किया है, उसकी एक मिसाल देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बीटा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। आयरन के लिए अल्फा की वैल्यू कुछ और होती है, कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू कुछ और होती है, जिंक के लिए अल्फा की वैल्यू कुछ और होती है, हर सब्सटेंस के लिए अलग हो गई। तो कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू अब हर चीज की अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। और ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि वो कांस्टेंट जिस नेचर ऑफ इक्वेशन में आया होता है ना, वो नेचर ऑफ इक्वेशन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, उससे उस कांस्टेंट की डिपेंडेंस निकलती है। मतलब अगर ये ए और बी, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक समझना मेरी बात को। अगर ए एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका ताल्लुक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी से है, मिसाल दे रहा हूं, और बी एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी से है, तो जो भी कांस्टेंट होगा ना बेटा, उस कांस्टेंट का ताल्लुक कभी भी साउंड से नहीं हो सकता। ठीक है, उस कांस्टेंट का ताल्लुक कभी भी, उस कांस्टेंट का ताल्लुक कभी भी फॉर एग्जांपल टेस्ट से नहीं हो सकता। उस कांस्टेंट का भी ताल्लुक किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से होगा, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो एनर्जी उससे होगा, जैसे कि हीट या इटसेल्फ इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया की कोई सी भी एक्सप्रेशन उठाओ, उसके अंदर जो भी किस्म का कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट की जो डिपेंडेंस होती है वो उस नेचर ऑफ इक्वेशन के डिपेंडेंस पर ही होती है। यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं डिपेंड की बात करूं, तो जब बात हो रही है जनरल गैस कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू गैस पर डिपेंड करेगी, सॉलिड पे थोड़ी करेगी बेटा। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, तो इसकी वैल्यू बेटा ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी ना, इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ी करेगी। बात समझ में आ रही है कुछ? जी सर। जी इसी तरीके से, जी सर। इसी तरीके से ये जो रेट कांस्टेंट है, अब रेट इटसेल्फ रेट क्या है? रेट इज बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब उसी से ही आप फॉर्मूला बना रहे हो, उसी से ही आप इक्वेशन बना रहे हो। किससे बना रहे हो भाई? रेट की मदद से बना रहे हो ना इक्वेशन। और वो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? वो रेट डिपेंड कर रहा है बेटा कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, तो अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को भी कॉन्सेंट्रेशन या इससे रिलेटेड किसी चीज पे डिपेंड करना चाहिए। अब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा सर, आपके बकौल इसको कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसा मुमकिन तो है। देखो, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि वो कॉन्सेंट्रेशन फिर और किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन हीट पे कैसे डिपेंड कर रही है? सर जैसे हीट की वैल्यू चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन हीट की वैल्यू पे कैसे डिपेंड कर रही है? बेटा कॉन्सेंट्रेशन हीट की वैल्यू पे तो डिपेंड नहीं कर रही। क्यों सर? भाई देखो, एक बात बताओ, एक डब्बे में तुमने 1 किलो रिएक्टेंट डाला, समझना 1 किलो रिएक्टेंट डाला, क्या हीट करने पे वो 2 किलो हो जाएगा? जवाब आएगा नहीं सर, वो 1 किलो ही रहेगा, नो सर। क्योंकि हमने 1 किलो डाला है। लेकिन हीट करने पर पता है क्या होगा? हीट करने पे उस 1 किलो सब्सटेंस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे वो काइनेटिक एनर्जी गैदर करेंगे। वो काइनेटिक एनर्जी गैदर करेंगे तो उनकी जो मूवमेंट होगी वो तेज हो जाएगी। जब उनकी मूवमेंट तेज हो जाएगी तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा। यस समझ गए? सर। तो इस हिसाब से रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं। क्योंकि देखो, कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम बढ़ा देते हो, समझना बात को, कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम बढ़ा देते हो तो सर एटम्स बढ़ जाएंगे। जब एटम्स बढ़ जाएंगे सर, तो फिर तो उसूली तौर पर ये होना चाहिए ना कि आप मतलब रिएक्शन की स्पीड में वेरिएशन आ जाए। बेटा देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, समझना बात को, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो अमाउंट भी तो बढ़ाओगे ना, तो रेट की जो डिपेंडेंस आएगी वो तो वही रह जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे एक केजी सब्सटेंस के ऊपर कांस्टेंट 2 है, तो जब इसको तुम डबल करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। कांस्टेंट तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना भाई। वो कहते हैं ना कि मतलब जैसे किसी से वास्ता ताल्लुक ना हो, मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम अक्सर आए दिन लोगों के मौत की खबर सुनते हैं। ठीक है, हमें अफसोस होता है,
जैसे आजकल फलस्तीन का वाकया चल रहा है, सही, फलस्तीन के मामले पे हमें अफसोस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है कि यार हमारा मुल्क कुछ नहीं कर रहा, या ये कुछ नहीं कर रहा, या वो कुछ नहीं कर रहा, हमें गुस्सा आ रहा है, तकलीफ भी हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ऑन द सेम टाइम हम पार्टीज भी कर रहे हैं, ऑन द सेम टाइम हम खुशी में भी जा रहे हैं, ऑन द सेम टाइम हम इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, ऑन द सेम टाइम हम खुशियां भी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। मतलब वो वो अफसोस नहीं है, वो दुख नहीं है, हमें हमदर्दी जरूर है, लेकिन उसे अफसोस या गम की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हमारे मुल्क में, हमारे मोहल्ले में हो रहा होता, और हमारे पास पड़ोस के जिनसे हमारा अच्छा वास्ता ताल्लुक है उनके साथ ऐसा हो रहा होता, तो हमारी इस तकलीफ का जो वर्थ होती है ज्यादा होती, हम कोई खुशी बनाने से इज्तिनाब करते, हम चाह के भी खुश नहीं हो पा रहे होते। ये ऐसा ही है कि इसको परवाह ही नहीं है इसकी कंसंट्रेशन की, हमारी बला से भाड़ में जाए वाला हिसाब है। दैट इज वाई। क्लियर हुई ये वाली बात, समझ में आ गया? अब इन डिटेल इन जी डेप्थ। सर। जी सर। तो मैं आगे मूव कर रहा था, लेकिन अच्छा सवाल हुआ जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन अच्छा हुआ है ये, और होप सो आप लोगों को बात समझ में आई हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मैंने कर दिया होगा, माइट बी, बट इस कॉम्प्लिकेशन के जरिए अगर आप लोगों को जवाब मिल जाता है तो सिर्फ रेट कांस्टेंट की ही बात समझ में नहीं आएगी, बल्कि ओवरऑल आज के बाद जिंदगी में साइंस में जब भी कभी कोई भी कांस्टेंट यूज करोगे तो वो समझ में आ जाएगा कि क्यों और कैसे हो रहा है, फिर वो दोबारा कभी सवाल पैदा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ बात